हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन सारे जीएस और जीके करेंट अफेयर्स को जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको फील होगा कि सच में यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, निम्न में से किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, ए बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए और बी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों होगा आंसर। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो बताइए इसमें से क्या होगा? प्रेस की स्वतंत्रता सही है, ठीक है, ये भी सही है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। चुप रहने की स्वतंत्रता यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है वही आंसर आपका होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन ये, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो अनुच्छेद बतानी है आपको, अनुच्छेद कौन सा, किस अनुच्छेद में यह एक्सप्लेन है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? तो ये तो आपको पता है, राष्ट्रपति रेफरेंस करता है राज्यपाल को। ठीक है, तो राज्यपाल आंसर। भारत के संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? एक एलिमिनेट हो जाएगा इसका, यानी राज्यपाल नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, और तो उपराष्ट्रपति जब नहीं होगा तो राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, इस तरीके से आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड नंबर सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई? तो इस समय कौन थे आपका बताइए? सरदार पटेल। जी हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरदार पटेल। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 थे, बिल्कुल सही, 7। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, नहीं, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन ए होगा, यानी संविधान का ये एक भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किस संबंध में कहा गया? ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य से रिलेटेड नीति निर्देशक तत्व में सारा कुछ मेंशन, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो 1983, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1983 इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है ऑप्शन, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा, यानी केवल दो। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था, यानी दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल समिति जो होती है उसके लिखित सिफारिश पर ही ये पारित कर सकते हैं। यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारतीय संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान। वेरी गुड, जापान। जापान करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? फिर से हम बता रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो बताइए, अनुच्छेद 142। आप इसको स्लाइड को रोक कर भी आप आंसर करेंगे, आप अपना स्कोर मुझे बताएंगे आपको कितना आया है। ठीक है, जरूर बताएंगे। निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों इसमें से बैंकिंग, बीमा और शिक्षा सब आते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो पांचवी था। क्या होगा आंसर? पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। किस चीज़ों को दर्शाता है बताइए आप? हाँ, फिलिप्स वक्र को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिलिप्स वक्र को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर दें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, यूजफुल है, आपके लिए बेनिफिट है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पर मूव करते हैं। निर्भरता का दुष्सूचक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? बताइए किसके द्वारा दी गई है? रेगनर नक्स के द्वारा। ऑप्शन बी। चलिए 21 की तरफ मूव करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसको भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? बताइए।
तो M3 करेक्ट, वेरी गुड, M3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण नहीं है? चलिए, तो खुले बाजार की क्रिया, ठीक है, ये गुणात्मक उपकरण नहीं है दोस्तों। लेकिन मौद्रिक नीति के गुणात्मक जो उपकरण है वो है साख, रशनिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई के लेखा वर्ष क्या है? आरबीआई का जो लेखा वर्ष है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 पर मूव करते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह निम्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? बताइए कौन सा है? धारवाड़ समूह, हाँ धारवाड़ समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के मूव करते हैं। 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। तो कुद्रेमुख, लॉयस बिल्कुल सही है, कोलार, सोना बिल्कुल सही है, ज्वार, आपका ज्वार जो है सीसा जस्ता सही है, कोडरमा चांदे बिल्कुल गलत है। यानी कोडरमा जो होगा वहाँ अब्रक के लिए फेमस है, ठीक है, क्या अब्रक, झारखंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हाँ चलिए बताइए। राजस्थान, हाँ बिल्कुल सही, राजस्थान, ठीक है। चलिए असम राज्य की राजधानी कहाँ पर है? असम राज्य की राजधानी कहाँ है बताइए, है ना? गुवाहाटी, अगरतला, शिलोंग और उपयुक्त में से कोई नहीं। गुवाहाटी बिल्कुल नहीं मारेंगे। अब असम की क्या हो गई है ना? असम बताइए, असम दिसपुर ना? हाँ चलिए निम्नलिखित में से कौन जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? बताइए क्या होगा आंसर? हमबोल्ट है। हमबोल्ट मतलब हमबोल्ट जो है वो आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है? लैंड लॉक्ड देश है, बताइए कौन सा है? स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है निम्न में, ठीक है। देखिए चलिए ये आपका रहा स्क्रीन पर क्वेश्चंस। चलिए बताइए इसका हिमालय की पूर्ववर्ती नदी कौन सी नहीं है? हाँ 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ। वैसे नदी को पूर्ववर्ती नदी कही जाती है जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में है। आई रिपीट कि वैसे नदी को पूर्ववर्ती नदी कही जाती है जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में है, जैसे कि सिंधु हो गया, सतलज हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? बताइए क्या होगा आंसर? चलिए प्रशांत महासागर बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर करेक्ट। 34 क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव करते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ब्राजील आंसर सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताइए। अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी जो है गोदावरी है, बिल्कुल सही, गोदावरी, बाकी सब गिरती है। गंगा, वैली, पेरियार और साबरमती गिरती है, गोदावरी नहीं गिरती है। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा जिला की अगर बात करें तो माही हो जाएगा, ठीक है। माही कहाँ पर है बताइए? राजस्थान। हाँ। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? मिजोरम, करेक्ट, मिजोरम। चलिए आगे देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? स्वच्छ आसमान, करेक्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे
सूचक है। किस चीज़ का सूचक है? वायु प्रदर्शन के, है ना, वायु प्रदर्शन के सबसे अच्छा सूचक है दोस्तों। आगे देखते हैं 40। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 याद रखना, 23 जून 1757 का हुआ था दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सारा कुछ है आपका, हिस्ट्री भी है, करेंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, आपको पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है। सारा क्वेश्चंस इसमें मैंने सम्मिलित करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे सारे, जैसे कि ये टीचर्स एग्ज़ाम्स के लिए मैं स्पेशली मतलब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको एसआई का एग्ज़ाम्स हो गया या अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसलिए इसको देखना है, ठीक है। चलिए, एग्जाम के पहले जरूर देखना है। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला प्रथम जो भारतीय राज्य था वो हैदराबाद था, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही। महलवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलवारी भू राजस्व व्यवस्था जो लागू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए आगे देखिए। किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना अल-ब्रूनी ने की थी, अल-ब्रूनी ने की थी, अल-ब्रूनी, और किसके? इब्न बतूता के साथ आया था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे 45 की तरफ मूव करते हैं। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर के धनानंद को हराकर ही मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर ही स्थापित किया था, ठीक है। फिर बाद में धनानंद की बेटी से भी शादी कर लिया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों अष्ट दिग्गज जो थे किसके दरबार में रहते थे? बताइए, आंसर कीजिए आप। कृष्ण देव राय, वेरी गुड, सही आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण अगर कहीं से मिला है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ये पता चला पहली बार कि सती प्रथा वहाँ पर थी, सती। ओके, आपको मालूम है ना सती क्या होता है? सती एक ऐसा कस्टम है जहाँ पर जब डेथ कर जाता है उसका हस्बैंड, तो उसी पायर्स पर, चिता पर उस महिला को भी वो मर जाती है, खुद भी एक सती हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खानवा युद्ध जो था, इसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। चलिए आगे देखते हैं। 49 पर मूव करते हैं, 49 की तरफ चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड, लॉर्ड कर्जन जो थे उनके काल में जो आपका गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं के अधिनियम में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति, ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे तृतीय बौद्ध संगति किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? बताइएगा, पहला आपका, ठीक है, पहला, दूसरा और तृतीय, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में बताना है। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम यहाँ बताना है। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका हुआ था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो देखना ऑप्शन कौन कौन है, तो ऑप्शन 2 मिल रहा है, 2 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपका हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? इक्ता प्रणाली, तो दोस्तों ये इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश कह सकते हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी
है ना। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था, उसका दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। 53 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ? तो जॉन लॉरेंस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ओके दोस्तों, आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है जालियानवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो बताइए, शंकरन नायर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 56 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दोस्तों। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताइए शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? बताइए शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? हाँ, ml² T-3, यानी आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 रास ईवी साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। 58 में निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं लाल दोस्तों, नीला एवं लाल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे तरफ मूव करते हैं। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों 59 क्वेश्चन नंबर, जो गन मेटल होता है किसका मिश्र धातु है? कॉपर, सिलिकॉन एंड जिंक, CuSN और Zn, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं। 60 कह रहा है चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो क्रुक्स एक कांच होता है, उससे बनाई जाती है दोस्त। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। 61 में मूव करेंगे। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्निया, सही बात है, कॉर्निया को दिया जाता है। कॉर्निया को हम नेत्रदान में, अगर आपको डोनेट करना होगा नेत्र, तो आप कॉर्निया को करेंगे। किसको करेंगे? कॉर्निया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 62 में कौन सा सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि की वेग बढ़ता है, या वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, या आर्द्रता के बढ़ने में वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या आयन तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है? तो बताइए आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी। चलिए इसको कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है दोस्तों। आर्द्र जो ह्यूमिडिटी होता है उसका घनत्व जो है शुष्क ड्राई जो वायु होते हैं उससे कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल जो होता है आर्द्र वायु में अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ना थोड़ा नज़दीक होते हैं, इसलिए जब भी कुछ भी आवाज़ साउंड आता है तो उसको क्रॉस करने के लिए उसको सपोर्ट मिल जाता है, इसीलिए उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। 63 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 63 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? उसको रेक्टिफायर कहते हैं। वेरी गुड, कितने समझदार हैं आप लोग, है ना। बहुत आंसर आप सही कर रहे हैं, रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं। 64 कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तब आयतन घट जाता है भाई साहब, आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिल्वियानाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वियानाइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है? सोना का अयस्क है दोस्तों, ठीक है। सिल्वियानाइट जो है सोना का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं, ठीक है। एकदम कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना।
चलिए मिलान कीजिए, तो सुमेलित करना है आपको, तो आपको मिलाना है, ठीक है। पहला है लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का पास, इसमें मिलान कीजिए, देख लीजिए आप स्क्रीन पर, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि इसको अगर कराने बैठे तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर देते हैं, एक बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 67 की तरफ मूव करते हैं। 67 आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो निकेल, निकेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, निकेल, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? अब देखिए बिहार से क्वेश्चन डाला गया है, तो 918 है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 918, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 69, हाल ही में पटना हाफ मैराथन के नए ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे चुना गया था? तो हिमा दास को चुना गया था, हिमा दास को, ठीक है, हिमा दास। चलिए आगे देखते हैं। किस कंपनी ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेटा हो जाएगा, मेटा, करेक्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 71 पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो गोल्डमैन ने एक भविष्यवाणी की है भारत के बारे में कि भारत जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब तक? तो 2075 तक। बहुत लंबा टाइम है भाई साहब, लेकिन बन जाएंगे, है ना, बहुत बन जाएंगे। हमारी स्टैंडर्ड जो है लिविंग का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारा, वो सुधर जाने वाला है आने वाला 40-20 साल के बाद, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग इंतज़ार कर लेते 2075 तक, है ना। जिंदा रहेंगे तो ज़रूर देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 72, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 73, हाल ही में किस देश ने मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा रूस, रूस हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? दोस्तों ये सब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने पिंक शौचालय निर्माण करने की बात कही है, त्रिपुरा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ मूव करते हैं। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक का लेखक जो है अनीता भरत शाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। अनीता भरत शाह ने कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। 76 की तरफ मूव करते हैं। 76 स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। वैदिक हेरिटेज पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है वो आपका कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये आपको जारी किया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं। पॉलिटेक्निकल चलो अभियान का उद्देश्य क्या है? पॉलिटेक्निकल चलो अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना एवं रोजगार का अवसर बढ़ाना, ये आपका उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ मूव करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर ये रहा। नेत्रा कुमानन का संबंध किस खेल से? तो ये नौकायन से है भाई दोस्तों, नौकायन, ओके, बोट रेसिंग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 रहा, तो 80 की तरफ मूव करते हैं। 80 आपका है विंबलडन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? विंबलडन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है आपका कार्लोस अल्काराज, ओके, कार्लोस अल्काराज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 81 15th हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? तो ओली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
15वां जो हॉकी विश्व कप जो 2023 का शुभकर क्या है, शुभंकर इसका ओली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया है? तो यशस्वी जायसवाल को चुना गया, यशस्वी जायसवाल को चुना गया। ठीक है, सी। चलिए आगे देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात का कैपिटल गांधीनगर में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, 84 की तरफ मूव करते हैं। 84 कह रहा है 45वें यानी 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अरुंधति राय, अरुंधति राय। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 85, आईफा अवार्ड 2023, आईफा अवार्ड 2023 के अनुसार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो बताइए, दृश्यम 2। वेरी गुड, दृश्यम। आईफा अवार्ड 2023 दृश्यम 2 को चुना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 86 स्क्रीन पर ये रहा, 17वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 17वें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण के नुकसान करने वाला राज्य कौन है? तो आपका ये कौन हो जाएगा आंसर? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 87 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसे चुना गया? तो पूमा के लिए आपको पता होना चाहिए हरमनप्रीत कौर को पूमा के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई है 23 अगस्त, ठीक है, 2023 को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने तक टीबी युक्त भारत को लक्ष्य निर्धारित किया, मतलब ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2025 तक। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। 90 वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा था, ये आया था डेटा। ठीक है, सिंगापुर रहा था। चलिए आगे देखते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं। तो सिंगापुर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? बताइए। झारखंड, बिल्कुल सही, झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 92 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 92 क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक्वेरिन 2023 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? एक्वेरिन 2023 जो है थल सेना, एक थल सेना सैन्य अभ्यास था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। 92 क्वेश्चंस आपको आज करवाया। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।